हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स लेसन में हमारे डिस्कस कर लिया है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होते हैं, इलेक्शन की ज़रूरत क्या है, और इसी के साथ साथ हम देख रहे थे कि इंडिया का इलेक्शन सिस्टम क्या है। उसमें हमने जाना कि पहले हमने इंडिया को इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया है, फिर हमने जो है वो उसके बाद उसको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर वोटर लिस्ट में। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है स्टेटस, दैट इज नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। अब सब कुछ हो गया, कॉन्स्टिट्यूंसी में बांट दिया गया, वोटर लिस्ट तैयार हो गई। अब कौन इलेक्शन लड़ेगा, ये भी तो जरूरी है देखना कि कौन इलेक्शन लड़ेगा। तो वी नोटेड अबाउट दैट इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल शुड हैव ए रियल चॉइस। और ये तो बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेटिक इलेक्शन में कि लोगों के पास वास्तविक चॉइस हो, सच में चुनने को कुछ हो। ये नहीं कि एक ही 2-4 जो है व्यक्ति हों और वो ही जो है वो हर बार उनके सामने आ जाते हों इलेक्शन लड़ने के लिए। नहीं, they must have real choice. This happen only when there are almost no restriction on anyone to contest an election. और लोगों के पास रियल चॉइस बेटा कब होगी, जब उनको जो है किसी भी व्यक्ति को देश में चुनाव लड़ने से रिस्ट्रिक्शन, चुनाव लड़ने पर रोक ना हो। मैं भी अगर चाहूँ इलेक्शन लड़ना तो मैं भी इलेक्शन लड़ लूँ। इट डिपेंड्स अपॉन एवरीवन विश। हर कोई जो चाहे वो इलेक्शन लड़ सके, ये फ्रीडम होगी तभी चॉइस होगी। दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड, और ये हमारा इलेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करता है। एनीवन हु कैन बी ए वोटर कैन ऑल्सो बी ए कैंडिडेट इन इलेक्शन। जो वोट डालता है वो इलेक्शन भी लड़ सकता है। हमारे देश के इलेक्शन सिस्टम की एक खासियत है कि इलेक्शन में वोट डालने के लिए तो 18 साल की एज है, परंतु इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम 25 साल का होना ज़रूरी है। तो इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है, बट कुछ शर्तें हैं। ही मस्ट नॉट बी ए क्रिमिनल, वो कोई अपराधी नहीं होना चाहिए, और जो है उसने जो है कोई धांधली, कोई धोखेबाजी ना किया हो, देश में किसी जो है गैरकानूनी काम में संलिप्त ना हो। इसके अलावा वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट लेकर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है। सो इसमें बेटा यही बताया गया था फर्स्ट स्टैंजा में। तो एवरी पर्सन हु विश टू कंटेस्ट एन इलेक्शन टू फिल एन नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब ये नॉमिनेशन फॉर्म क्या होता है बेटा, जैसे कि आप कोई भी कहीं भी दाखिला लेते हैं, आप फॉर्म भरते हैं, ऐसे ही जो भी इलेक्शन लड़ना हो चाहता है उसे कुछ कंडीशंस फिल करनी पड़ती हैं, कुछ जो है वो शर्तें जो होती हैं वो माननी पड़ती हैं, और एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसे नॉमिनेशन फॉर्म कहते हैं। और उसके साथ साथ कुछ सिक्योरिटी, जैसे आप अपने स्कूल एडमिशन में सिक्योरिटी फीस देते हैं, ऐसे ही उसे कुछ सिक्योरिटी फीस जमा करानी पड़ती है। तो ये है नॉमिनेशन फॉर्म। इसमें आगे कुछ कंडीशंस होती हैं, देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं। वो शर्तें क्या है कि आज रिसेंटली न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दी हैं, कुछ लीगल घोषणाएं उनको करनी होंगी कि वो किसी सीरियस केस उसमें लिप्त ना हो, यानी उसके खिलाफ कोई सीरियस केस पेंडिंग ना हो। दूसरा कि उसके पास कितनी असेट मतलब संपत्ति, उसके पास कितनी जिम्मेवारी है, लाइबिलिटी कितनी है उसके ऊपर, कितने परिवार के सदस्य हैं, ये सब डिटेल उसको फैमिली की देनी होगी, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी होगी। तो दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी मेड पब्लिक, और ये उसको नॉमिनेशन फॉर्म में भरनी होगी, सबके सामने रखनी होगी। तो इससे वोटर्स को ये जानने का मौका मिलता है कि कौन व्यक्ति कैसा है एक्चुअल में। मान लीजिए एक व्यक्ति 5 साल पहले उसने इलेक्शन में लड़ा, उसने, हम जानते हैं कि वो बहुत गरीब था, और अब की बार वो अपनी प्रॉपर्टी दिखा रहा है, तो इट मीन्स उसने जो है गलत तरीकों से पैसा कमाया है। तो उसका हम डिफरेंस जान सकते हैं, उसकी सच्चाई जान सकते हैं। तो दिस इज द दैट वी कैन से नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। ये देखिए बेटा, आप इस तरह का फॉर्म जो है वो उन्हें फिल करना पड़ता है, जिसमें सारी डिटेल उन्हें देनी पड़ती हैं, एजुकेशन डिटेल, फैमिली डिटेल, इनकम डिटेल एक्सेट्रा। तो अब बेटा हमने देखा कि इंडिया का इलेक्शन सिस्टम क्या है कि पहले हम कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड करते हैं, उसके बाद वोटर लिस्ट तैयार करते हैं, फिर नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है कि हम कौन कौन इलेक्शन लड़ना चाहता है वो फॉर्म भरते हैं। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है वो हम डिस्कस करते हैं अब। तो नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्शन कैंपेन। अब बेटा हमने देखा था कि रियल चॉइस होनी चाहिए बच्चों किसके पास, वोटर के पास।
वोटर के लिए वोट डालने वालों के सामने चॉइस होनी चाहिए, सही चॉइस जिसमें वो चुन सकें। तो इलेक्शन कैंपेन में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि जो इलेक्शन लड़ते हैं वो किस तरीके से अपना प्रचार करते हैं। इलेक्शन मीन्स चुनाव, और कैंपेन का मतलब होता है बेटा प्रचार करना, चुनाव का के लिए प्रचार करना कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमें वोट दो। तो द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज़ टू गिव पीपल ए चांस टू चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव, द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज़ दे प्रेफर। तो सबसे मेन पर्पस क्या होता है इलेक्शन का, आपको पता ही है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सके जो कि उनके लिए सरकार बनाए और पॉलिसी चलाएं। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव ए फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ ए बेटर रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए अभी इसमें बता दिया गया है कि इसलिए ज़रूरी है कि ये जानना कि कौन बेटर है, इसके लिए ओपन डिस्कशन हो, कौन किसने क्या वायदे किए हैं, क्या क्या घोषणाएं की हैं, क्या जो है लोगों के लिए उन्होंने अब सुधार के कार्यक्रम बनाए हैं, तो ये डिस्कस किए जाते हैं। ये आप इलेक्शन में देख चुके हैं, पिछले साल 2019 में बीजेपी, कांग्रेस, हर पार्टी अपने अपने जो है वो उद्देश्य लोगों के सामने रखती है, प्रचार करती है, बढ़ चढ़कर रैली करती हैं। तो इलेक्शन कैंपेन में हम ये देखेंगे बेटा कि पार्टीज़ या लीडर किस तरीके से प्रचार करते हैं। In our country, such campaigns take place for a 2-week period before announcement of the final list of candidate and the date of polling। जिस दिन हमारी कैंडिडेट की फाइनल लिस्ट अनाउंस हो जाती है कि हाँ जी आपके हलके से, आपके इलाके से ये कैंडिडेट खड़े हैं ABCD, और जिस दिन इलेक्शन होने हैं, 2 अगस्त को इलेक्शन होने हैं, 5 अगस्त को इलेक्शन होने हैं मान लीजिए, तो उसके 2 हफ्ते पहले से प्रचार जोरों शोरों से शुरू हो जाता है। क्या सिर्फ उससे पहले ही शुरू होता है? आप सब समझते हैं नहीं, उससे ये तो एक ऑफिशियल डेट है बेटा प्रचार करने की, प्रचार शुरू करने की। उससे पहले ही इलेक्शन होने से 2 साल पहले ही पॉलिटिकल पार्टी प्रयासरत हो जाती हैं, कार्यरत हो जाती हैं, रैली करना, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना, संदेश कर देना लोगों तक। तो इस तरीके के कार्यक्रम वो शुरू कर देते हैं प्रचार के लिए। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कंटेस्ट देयर वोटर्स, contact their voters, political leaders, address elections and और आपको पता ही है कि किस तरीके से होता है प्रचार की, घर घर जाते हैं, वोटर से मिलते हैं, सपोर्ट के लिए डिमांड करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। ये पीरियड वो होता है जब न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन से भरा हुआ होता है आपका टीवी भी, आपके न्यूज़पेपर्स भी, आस पास डिबेट चल रही होती हैं, बसों में, सड़कों पर, गली मोहल्लों में। तो बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड ऑफ दीज 2 वीक्स ओनली। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये सिर्फ 2 हफ्तों तक सीमित नहीं है, इससे भी कई दिन पहले ही, 2 साल 1.5 साल पहले ही पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी तैयारी शुरू कर देती हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो प्रचार शुरू कर देती हैं। और इसके बाद अब डिस्कस करेंगे कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ बिल्कुल फ्री होती हैं? नहीं, दे वर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू इन वट वे दे वांट टू डू देयर कैंपेन। किसी भी तरीके से वो प्रचार करना चाहें ऐसा कतई नहीं हो सकता। दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन द बेसिस। हाँ, ये ज़रूर है कि वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी को वोट डले, और इसलिए वो लोगों के इशू, मुद्दे जो हैं, समस्याएं जो हैं, उनको उठाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं उन लोगों को अपनी तरफ। बट दे ऑल्सो गिव स्लोगन्स लाइक गरीबी हटाओ, सेव डेमोक्रेसी। आप देख सकते हैं किस पार्टी ने 1971 में लोकसभा में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, इंदिरा गांधी जी ने। ये स्लोगन्स बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बेटा। सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया था जनता पार्टी ने 1977 में, और जो है लैंड टू द थ्रिलर का नारा दिया था, जो है वो किसने दिया था? वेस्ट बंगाल की असेंबली इलेक्शन में। तो इस तरह के नारे दिए जाते हैं। जैसे अभी आपने 2019 में 2014 के इलेक्शन में देखा था, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया गया था। तो इस तरह के नारे, अट्रैक्टिव नारे दिए जाते हैं लोगों को कि वो जिस पार्टी के प्रति अट्रैक्ट हो और उनको वोट दे। बट अकॉर्डिंग टू अवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी एंड कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर। हमारे कानून, इलेक्शन के जो कानून बने हुए इलेक्शन से रिलेटेड पर्टिकुलर, उसमें कोई भी पार्टी रिश्वत नहीं दे सकती, ना ही वोटर को धमका सकती है। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, ना ही धर्म और कास्ट के नाम पर वोट मांग सकती है, ना ही सरकारी रिसोर्सेज का, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का, गवर्नमेंट पैसे का, गवर्नमेंट व्हीकल का प्रयोग कर सकती है। और 25 लाख जो है वो खर्च कर सकती है कॉन्स्टिट्यूंसी, लोकसभा यानी MP के इलेक्शन के लिए, और 10
10 लाख तक कैंडिडेट खर्च कर सकता है एमएलए के इलेक्शन में। तो ये कंडीशन उनको फॉलो करनी पड़ती हैं। इसके साथ साथ कुछ और कोड ऑफ कंडक्ट हैं। ये क्या है? यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगेंडा। इलेक्शन के प्रचार के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन धार्मिक जगहों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा, यूज गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर द इलेक्शन। ये हम बता चुके, सरकारी धन का, सरकारी व्हीकल का, सरकारी एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन का प्रयोग नहीं कर सकते इलेक्शन के लिए। Once elections are announced, minister shall not lay foundations stone of any project, take any big policy decision। यानी कोई भी किसी भी नींव, जैसे हॉस्पिटल की नींव या कोई भी बड़ा काम नहीं करने की घोषणा नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये था बेटे कोड ऑफ कंडक्ट, जिन शर्तों को उनको मानना हमने है। तो ये हमने पढ़ा कि इलेक्शन कैंपेन प्रचार के दौरान क्या क्या होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट।